नमस्कार। प्रेम और स्वतंत्रता, इन दो शब्दों से ओशो का बचपन का रिश्ता था। अगर आप पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं और ओशो को एक महान संत नहीं तो कम से कम झूठा व्यक्ति भी नहीं मानते हैं, तो शायद आप यह जानते हों कि ओशो ने अपने माता पिता का चुनाव स्वयं किया था। एक बौद्ध सन्यासी के रूप में लगभग 700 वर्ष पहले हुई उनकी हत्या के बाद आचार्य रजनीश के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अपना परिवार उन्होंने स्वयं चुना था। और जब उनसे किसी ने पूछा कि माता पिता का चुनाव करते वक्त आपने उनकी किन चीज़ों को अधिक महत्व दिया, तो उनका जवाब था प्रेम। किसी आम आदमी को कभी अवसर मिला होता तो वह सबसे बड़े धनी दंपत्ति को अपना माता पिता चुनते, लेकिन ओशो ने प्रेम चुना ताकि उनका जन्म प्रेम के माध्यम से हो, न कि वासना के माध्यम से। अपने माता पिता में ओशो ने कभी कोई विवाद होते नहीं देखा था। प्रेम के बाद जो दूसरी कीमती चीज ओशो ने जानी थी वो थी स्वतंत्रता, और वह भी ओशो को भरपूर मात्रा में मिली थी। ओशो का बचपन अपने नाना नानी के साथ बीता था, और नाना नानी भी ऐसे कमाल के थे कि शायद ही किसी अन्य को मिले होंगे ऐसे नाना नानी। 7 वर्ष की उम्र में भी ओशो को ऐसी स्वतंत्रता उन्होंने बख्शी थी कि वह रात के 3 बजे तक भी घर में नहीं आते थे, तो भी वे उन्हें डांटते फटकारते नहीं थे। बताते हैं कि नानी इतनी योग्य थी ओशो की कि उनके लिए छतरपुर के राजा का रिश्ता आया था। राजा स्वयं उनसे प्रभावित थे, लेकिन नानी ने यह रिश्ता अस्वीकार किया और एक साधारण से व्यक्ति को विवाह के लिए चुना जो उन्हें प्रेम करता था। मित्रों, ओशो के जीवन पर अपनी नानी की छाप साफ साफ दिखाई देती है। 9 वर्ष की उम्र तक ओशो निपट निरक्षर थे। उस गांव में कोई स्कूल था ही नहीं। पूरा गांव उनकी पाठशाला थी और शिक्षक थे नाना नानी, और उस गांव का वह शांत वातावरण जिनके साथ पल बढ़कर ओशो ने वह व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण की जिसने उन्हें उस समय में दुनिया के चंद प्रभावी लोगों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। मित्रों, ओशो को बचपन में मिले प्रेम और स्वतंत्रता की पराकाष्ठा यह थी कि कुछ गलत काम करने के लिए भी उन्हें कोई मनाही नहीं थी। उल्टे नानी बाकायदा ऐसे कामों में उनकी मदद किया करती थी। वह सिगरेट पीने की इच्छा जाहिर करते तो नानी पैसे देती थी। वो जुआ खेलने के विषय में जानना चाहते तो नानी उन्हें खेलने भी भेज देती पैसे देकर। वो अलग बात थी कि नानी हर चीज का सही और गलत पक्ष उनके सामने रखकर उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करती थी। यानी समझ पैदा करने की जिस शिक्षा पर ओशो सबसे ज्यादा बल देते थे अपने प्रवचनों में, संभव है वो उन्हें नानी से ही मिली हो। नाना का प्रेम भी ऐसा अनोखा था ओशो के प्रति कि कभी किसी गलती के लिए वो उन्हें नहीं डांटते थे। उनके द्वारा गांव में बनवाए गए मंदिर के फानूस से प्रिज्म चुरा चुरा कर घर में लाने की गांव वालों की शिकायत पर भी गांव वालों से उन्होंने यही कहा कि मैं दूसरा फानूस लगवा दूंगा, लेकिन राजा को कभी डांटूंगा नहीं। मित्रों, ओशो होना एक जन्म में संभव नहीं होता। अनेक जन्मों की साधना से कोई ओशो हो पाता है। साधारण व्यक्ति जब समाज के अच्छे और गुणी लोगों की संगत करता है, यानी श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना शुरू करता है, तो उसमें भी श्रेष्ठता आ ही जाती है। और जब कोई स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना ले कि अगले जन्म में माता पिता और सगे संबंधी चुनने का अधिकार भी प्रकृति उसे ही दे दे, तो ओशो जैसा व्यक्ति पैदा होता है। मित्रों, रजनीश से ओशो हो जाने के पीछे उनके माता पिता और नाना नानी के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। माता पिता ने जहां उन्हें प्रेम से जीवंत परिचय कराया, वहीं नाना नानी ने सीमाओं को लांघती हुई स्वतंत्रता उन्हें उपलब्ध कराई। और ओशो ने जो इन दोनों में आनंद का अनुभव किया, उसी आनंद का एहसास वह दुनिया में बांटने के लिए निकल पड़े। उनकी शिक्षाएं बेशर्त प्रेम और निर्बाध स्वतंत्रता की पक्षधर थी, लेकिन सबसे पहले वह होश जगाने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि होश जग जाए, यानी समझ विकसित हो जाए, तो व्यक्ति कुछ भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता, चाहे फिर आप उसे कितनी भी स्वतंत्रता दे दो। मित्रों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओशो के जीवन की शेष महत्वपूर्ण बातों पर फिर कभी चर्चा होगी।
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।